नमस्कार, करनोमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। हाँ जी, आज रविवार है और आज राजस्थान करंट अफेयर्स की बारी है। आज हम अगस्त 1 से लेकर अगस्त 9 तक जो भी राजस्थान में घटनाएं घटी हैं उनको देखेंगे। ये न केवल आरपीएससी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ अब जो एसआई के इंटरव्यू चल रहे हैं और आरएस के इंटरव्यू आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इससे पहले वाला जो हमारा करंट अफेयर्स का राजस्थान करंट अफेयर्स का जो वीडियो था आपने नहीं देखा है तो उसको भी जल्दी से देख लीजिए और हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। हाँ जी, इसके साथ साथ अभी हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ डाले हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद जो लोग पास हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ हमने कंडक्ट कराए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आप उनको भी ज़रूर देखिए। तो आइए, सबसे पहले हम देखेंगे, चूंकि आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान विधानसभा अधिनियम में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या नया नियम आया, उसको भी देखेंगे। इसके साथ साथ टाइगर फोटो डिजिटल एग्जीबिशन को देखेंगे, सोशल इंडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट को देखेंगे और ऑपरेशन आशा द्वितीय अभियान। इसके साथ साथ असंगठित श्रमिकों के लिए एक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का जो गठन किया गया है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विश्व आदिवासी दिवस को। पूरी दुनिया में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हुआ ये है कि कोरोना संक्रमण है, इसके चलते बहुत ज़्यादा सामाजिक आयोजन नहीं हो पाएंगे। हालांकि वडेश्वर धाम पर, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है, वहाँ पर आदिवासियों के लिए बहुत ही बड़ा जो है आयोजन होता है आदिवासी दिवस पर। वो इस वर्ष कोविड की वजह से नहीं हो पाएगा। हालांकि 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो राजस्थान में आदिवासी वर्ग के लोगों की संख्या राजस्थान की कुल आबादी का 12.6% है, यानी लगभग 86 लाख जो है वो राजस्थान में आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासी, वनवासी, मूल निवासी। हाँ जी, देखिए इसकी शुरुआत कब हुई, तो यदि यूएनओ की बात करते हैं तो यूएनओ ने 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों के हित में एक विशेष बैठक आयोजित की थी और इसी तारीख से यानी 1982 के बाद 9 अगस्त से विश्व आदिवासी दिवस जो है मनाया जाने लगा। क्यों मनाया जाने लगा? क्योंकि यूएनओ की पहल पर। वेरी गुड। देखिए, भारतीय संविधान में यदि बात करते हैं तो भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का जो है वो प्रयोग किया जाता है, या कहना चाहिए उस नाम का जो है वो उपयोग किया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में क्या हुआ है कि संपूर्ण राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। हालांकि आज तो वैसे भी संडे है, तो वैसे भी क्या है, सार्वजनिक अवकाश है। इससे पहले जनजातियों को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम अपनी एक और सीरीज जो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी की जो सीरीज चलती है उसमें हमने आपको बहुत डिटेल में बताई है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान की जनजातियाँ। इसके साथ साथ राजस्थान में जनजाति कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम, ये दोनों वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो जनजातियों के संबंध में सारी जनजातियाँ कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति है, नंबर 1 पे कौन सी है, 2 पर कौन सी है, उनकी क्या परसेंटेज है, उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी है, उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं, माड़ा इत्यादि सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिटेल में है, तो वो आप ज़रूर देखिए। इसका लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद सेकंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है इंदिरा रसोई योजना। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि 20 अगस्त से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में, देखिए कहाँ पर शहरी क्षेत्रों में, ये बिल्कुल क्लियर रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना चलाई जाएगी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर जो है ये योजना चलाई जा रही है। राज्य सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए जो है इसके लिए खर्च करेगी और गरीबों को मात्र 8 रुपये में क्या मिलेगा? गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन मिलेगा। तो हमने देखा कि कितने करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए की योजना है ये, और इसमें भोजन कितने रुपए में प्राप्त होने वाला है? 8 रुपये में। यस, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि इस योजना को सार्वजनिक सेवा, पारदर्शिता और जन भागीदारी की भावना से लागू करना, इसके साथ साथ गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक उदाहरण पेश करना। गरीब लोग जिनको भोजन, जो कि रिक्शा चालक हैं, ठेला लगाने वाले हैं या फुटपाथ पे सोने वाले, ऐसे गरीब लोग जो हैं वो क्या कर सके, एक पौष्टिक भोजन खा सकें, क्योंकि पौष्टिक शरीर ही आपको काम करने की ऊर्जा क्षमता प्रदान करता है। तो योजना के संचालन में सेवा उन्मुख संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी जो ऐसे संगठन जो स्वैच्छिक रूप से जो है भागीदारी करना चाहते हैं वो उसमें भागीदारी कर सकते हैं। और इसमें और क्या किया गया है, इसमें जिला कलेक्टरों को जल्द से जल्द ऐसे संस्थानों का चयन करने
का भी निर्देश दिया है, जो कि स्वेच्छा से क्या कर सके, इंदिरा रसोई योजना के लिए काम कर सकें, उसमें क्या कर सकें, वित्त प्रदान कर सकें। हाँ जी, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी मुख्य विशेषताएं कि भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक समिति जो है वो गठित की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतर पहल होगी, है ना। एक समिति निर्धारित करेगी, ऐसा तो नहीं है कि 8 रुपये के भोजन के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है, नहीं, पौष्टिक भोजन होना चाहिए। इसके साथ साथ राज्य सरकार एक और काम करने वाली है, इसके लिए 12 रुपये का अनुदान यानी सब्सिडी भी देगी। यानी मान लो आपकी एक प्लेट जो है वो 50 रुपये की पड़ती है, तो सरकार अपनी तरफ से 12 रुपये का अनुदान दे रही है, आपको वो 8 रुपये में प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है अनुदान सरकार भी इसके अंतर्गत दे रही है। यह योजना जो है वो राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में चलाई जाएगी। कहाँ कहाँ चलाई जा रही है, 213। तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं जो कि क्वेश्चन में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियाँ, 250 ग्राम चपाती, अचार का मेनू भोजन में निर्धारित किया गया है। योजना की IT सक्षम निगरानी भी होगी। हाँ जी, इसमें होगा क्या, इसमें पूरा कैमरे लगे हुए हैं, पूरी निगरानी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं पुराना भोजन है या फिर भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो पूरी उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी जो है IT सक्षम जो है पूरी तरीके से सुपरविजन होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत लाभार्थी को कूपन लेते ही मोबाइल पर एक SMS मिल जाएगा। इसके बाद मोबाइल ऐप और CCTV कैमरे के जरिए रसोई की निगरानी होगी कि रसोई में साफ सफाई है या नहीं, पौष्टिक रूप से सारा भोजन उपलब्ध है या नहीं। तो इसका संकल्प क्या है, नो हंगर नो स्लीप, यानी भूखा कोई भी नहीं सोएगा, यही इसका संकल्प है। आप समझ पाए इंदिरा रसोई योजना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी हमने देखी। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपसे छूटेगा नहीं। आइए आगे बात करते हैं। आगे है राजस्थान विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन अधिनियम। इसमें हुआ क्या है कि विधानसभा ने सुविधाओं को लेकर विधानसभा में पारित द्वितीय संशोधन के बाद अब नियम 2020 जारी किए हैं। इसके अंतर्गत है कि क्योंकि इसको लेकर बहुत जो है वो तनाव भी है और बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो इसके अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का जो है समाधान जो है लगभग किया गया है। इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो लोग रहे हैं, संघ के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कम से कम 3 बार संघ के सदस्य रहे हैं, और भारत सरकार के राज्य मंत्री रहे हों, कम से कम 2 बार सदस्य रहे हों, और राजस्थान का कैबिनेट मंत्री रहे हों, या फिर कम से कम 2 बार लोकसभा में या राज्यसभा के सदस्य रहे। ये देखिए इसकी सारी चीज़ें क्या है, ये सारी शर्तें हैं। यदि ऐसे लोग हैं तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार क्या करेगी, आवास आवंटित करेगी। तो आप समझ पाए कि किस किस को आवास मिलेगा, पूर्व प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो ये सारी शर्तें, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हटा ली जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ दी जाएँ, उसमें ग्राम पंचायत या पंचायत समिति सदस्यों को शामिल करें। आपको क्लियर रखना है यहाँ पे किन किन लोगों को इसमें जो है वो शामिल किया गया है। आगे जो इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाली जो हम न्यूज़ अभी कवर कर रहे हैं वो है टाइगर फोटो डिजिटल एग्जीबिशन। हाँ जी, 29 जुलाई को हमें पता है विश्व बाघ दिवस था। इसके मौके पर जयपुर टाइगर फेस्टिवल और वन विभाग राजस्थान, 2 हैं इसमें, 2 शामिल हैं। एक तो जयपुर टाइगर फेस्टिवल और वन विभाग, इन दोनों ने राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में टाइगर फोटो डिजिटल एग्जीबिशन का आयोजन किया। कहाँ पर किया है, जयपुर में। जी हाँ, इसके जरिए है क्या, इसके जरिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, जयपुर टाइगर फेस्टिवल की वेबसाइट पर आयोजित इस ऑनलाइन डिजिटल प्रदर्शनी में दर्शक देश एवं विदेश के विख्यात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर द्वारा जितने भी बाघों के चयनित फोटोग्राफ्स हैं उनको जो है वो देख सकेंगे। लगभग 200 लोगों की जो एंट्री है इसमें शामिल की गई थी, फोटोग्राफ्स जो है शामिल किए गए, तो इनका प्रदर्शन जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है वो किया गया था। इसके अंदर बाघ के विभिन्न चरित्र को जो है फोटोज़ के माध्यम से जो है वो जान भी सकेंगे, केवल देश में नहीं विदेशों में भी। ठीक है, तो इस ऑनलाइन प्रदर्शनी में 3 बेस्ट फोटो का चयन जो है वो किया जाना था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले 51,000, द्वितीय पुरस्कार में यानी प्रथम पुरस्कार वाले को 51, द्वितीय वाले को 31 और तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपये के रूप में जो है देना था। इसके अलावा 10 फोटोग्राफर्स को भी कंसोलेशन पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। तो इसके तहत 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टाइगर फोटो डिजिटल एग्जीबिशन के तहत प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। देखिए, प्रथम पुरस्कार मिला है 51,000 का मुंबई के अभिजीत सिन्हा को, दूसरा पुरस्कार मिला है 31,000 का गुरुग्राम के मोहम्मद यासिर हुसैन को। इसके साथ साथ तीसरा जो पुरस्कार मिला है वो राजस्थान के जोधपुर के कुणाल खिम
सरा को मिला है 21,000 का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का व्यक्ति भी इसमें शामिल है? बिल्कुल है। राजस्थान का जोधपुर के जो व्यक्ति हैं इनकी उनकी एंट्री जो है वो भी इसमें, उनके फोटोग्राफ्स को भी जो है इसमें सिलेक्शन किया गया है। हाँ जी, अगली हमारी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है स्माइल को लेकर। आपसे स्माइल की पूरी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है कि स्माइल प्रोजेक्ट जो राजस्थान में शुरू किया गया ये है क्या। देखिए, सोशल स्माइल की पूरी जो है फुल फॉर्म वो है एस फॉर सोशल, एम फॉर मीडिया, आई फॉर इंटरफेस, फॉर एल फॉर लर्निंग और ई फॉर इंगेजमेंट। हाँ जी, स्माइल SMILE यानी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो राजस्थान में हो क्या रहा है कि राजस्थान में लॉकडाउन, एक्चुअली लॉकडाउन तो सभी जगह है, लेकिन राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़े जाने के लिए प्रोजेक्ट स्माइल की शुरुआत की गई है। इसमें होगा क्या, इसमें राज्य के विद्यार्थियों शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें पढ़ने पढ़ाने की तैयार सामग्री भेजी जाने की पहल की जाएगी। हाँ जी, ऐसा किया जा रहा है क्योंकि लगभग व्हाट्सएप सबके पास है, सोशल मीडिया ये जो व्हाट्सएप जैसी जो है वो सोशल मीडिया सबके पास है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए जो है शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को कि आज का क्या होमवर्क है, क्या असाइनमेंट है, क्या करना है, इनफैक्ट उनकी क्लासेस क्या होंगी, इन सबको ग्रुप बनाकर जो एक साथ जो है भेजा जाएगा, जिससे कि जो पढ़ाई को लेकर जो एक डिस्टेंस आ गया है, जो 4-5 महीने का गैप आ गया, उसको भरा जा सके और लगातार स्टूडेंट के टच में रहा जा सके, उनको किसी भी तरीके के तनाव से कि ये साल उनका खराब ना हो जाए, उस तनाव से बचाया जा सके। हाँ जी, और राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पर विद्यार्थियों शिक्षकों को घर बैठे सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाई करवाने की ये अनूठी पहल की गई है। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ पर इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो है वो पढ़ाई करवाई जा रही है। प्रोजेक्ट स्माइल के तहत विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए सीखने सिखाने की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के साथ PEO द्वारा राज्य में 20,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। कितने बनाए? 20,000 से अधिक। तो ये स्माइल को, क्योंकि कई बार स्माइल को हम किसी बीमारी के तहत भी जोड़ सकते हैं, कोविड-19 से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये हमें याद रखना है कि ये जो है स्माइल प्रोजेक्ट जो है वो डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की डिजिटल लर्निंग, ना कि किसी मतलब किसी बीमारी को लेकर है या किसी अन्य चीज़ों को लेकर है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है, ठीक है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए वीडियो सामग्री की भी व्यवस्था यहाँ पर की है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक विषय के लिए 30 से 40 मिनट की सामग्री के वीडियो जो है तैयार किए जाएंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा डेटा भी कंज्यूम ना हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी यदि बहुत तेज़ ना हो तो डाउनलोड करके कुछ टाइम के बाद उसे आसानी से देखा जा सकता है। ये वीडियो ग्रेड 1, 2, 3 से 5 मतलब कक्षा 1 से कक्षा 2, 3 से 5, 6 से 8, 9 से 12वीं कक्षा स्तर के लिए तैयार किए गए हैं। इस सामग्री की समीक्षा राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर के विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्माइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सामग्री की समीक्षा है वो किसके द्वारा की जा रही है? उदयपुर के राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा। हाँ जी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, अभियान है, ऑपरेशन आशा द्वितीय। तो ये आशा सहयोगियों से रिलेटेड नहीं है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आशा नाम आ गया तो आशा सहयोगियों से रिलेटेड ही होगा। नहीं जी, ये आशा सहयोगियों से रिलेटेड नहीं है, ये बाल मजदूरी से रिलेटेड ऑपरेशन है। हाँ जी, ये राजस्थान में 1 से 31 अगस्त तक चलाया जा रहा है जोधपुर पुलिस के द्वारा। इसके अंतर्गत गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश की जाएगी और बाल मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अभियान कब से कब तक चल रहा है? 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। किसके द्वारा? जयपुर पुलिस के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है समझ पाए? इसमें कौन कौन से विभाग शामिल हैं? इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, चिल्ड्रन होम, शेल्टर होम, NGO पुलिस बाल कल्याण समिति इत्यादि विभाग जो है इसमें शामिल हैं। उनका कोऑर्डिनेशन भी, उनका कोऑपरेशन भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखो, 2 बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं इसके। पहला उद्देश्य है कि बच्चों को मुक्त करवाकर बाल कल्याण समिति के माध्यम से समाज में फिर से उन्हें स्थापित करना, पुनर्वास करना उनका। ऐसा नहीं कि अपने बाल श्रमिक जो है वो छुड़वा दिया लेकिन बाद में उनका क्या होगा, है ना, बाद में पता ही नहीं है।
क्योंकि कुछ समय के बाद अगर उनको उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी या समाज में उनको एक बेहतरीन दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें ही की दृष्टि से देखा जाएगा, तो पुनः वो बाल मजदूरी में लिप्त हो सकते हैं या किसी अपराध में लिप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि उनको समाज में फिर से स्थापित किया जाए। तो इसीलिए ये जो अभियान है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य भी। इसके साथ साथ नियोक्ता तो यानी जिसने उसको काम पे रखा है उसको तो उसके ऊपर तो कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई व्यक्ति बाल मजदूरी करा रहा है तो उस व्यक्ति के ऊपर तो जो है वो अपराध है या उसके ऊपर तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उसके जो परिजन होंगे, माता पिता होंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई का निर्देश जो है इस अभियान में है। यानी एक तो जिसने उनको बाल मजदूरी करा रहा है वो व्यक्ति प्लस माता पिता भी यदि इसमें शामिल है तो यहाँ पर उनके परिजन को भी शामिल किया जाएगा। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला है हमारा जो टॉपिक है वो है असंगठित श्रमिकों के लिए एक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन। हाँ जी, राजस्थान में असंगठित श्रमिकों के लिए एक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की बात कही जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लाखों श्रमिकों की सहायता करना। हुआ ये है कि बोर्ड का प्राथमिक कार्य, देखो असंगठित, आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों की समस्या बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, कि इन अनऑर्गेनाइज श्रमिकों के लिए जो है, जो अब लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 के दौरान जिस तरह की समस्याएं जो इन्होंने अभी ली हैं या जिस तरह की समस्याएं जो आई हैं, उनका जो है उन समस्याओं से जल्दी जो है ये लोग निपट सकें और पुनः उनका जीवन जो है वो पटरी पर आ सके। इसी को ध्यान में रखकर जो है इस बोर्ड का गठन जो है राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत लाखों श्रमिकों की सहायता की जाएगी और बोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या होगा? बोर्ड का प्राथमिक कार्य होगा इन मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना। कि सामाजिक सुरक्षा यानी अब देखिए कोई ठेड़ी लगाने वाला है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, रेडी लगाने वाला है, कोई मोची है, ठीक है, या फिर और जो है छोटे मोटे काम है वो करने वाला व्यक्ति है। सारे लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं। कोई पानी पूरी की ठेल लगा रहा है, कोई सब्जी वाला है इत्यादि। तो उनके लिए ऐसी स्कीम बनाई जाए जो कि सामाजिक सुरक्षा उन्हें प्रदान करें, ठीक है। इस कदम से उन लाखों मजदूरों को लाभ होने वाला है जो देश भर में लॉकडाउन के दौरान लौटे थे, है ना। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग की मांग के लिए इसमें प्रशिक्षित भी किया जाएगा, स्किलफुल भी इन्हें बनाया जाएगा। यदि ऐसे लोग जो वापस लौट कर आ गए हैं और किसी और जो है सेक्टर में उन्हें इन्वॉल्व करना है तो इसके लिए उनको स्किल भी है जो है वो प्रदान किया जाएगा। इस बोर्ड के द्वारा ये कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्यमों की मांग के लिए प्रशिक्षित किया जाना और इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मान लीजिए आप गुजरात में मजदूरी कर रहे थे, साउथ में कर्नाटका में आप मजदूरी कर रहे थे, वहाँ से आप वापस राजस्थान में आ गए हैं, तो आपके अंदर या तो जो स्किल है उस स्किल के अनुसार आपको किसी डिपार्टमेंट में, किसी उद्योग में जो है वो इन्वॉल्व आप हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर स्किल नहीं है तो सरकार समय समय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान करेगी जिससे कि आपको स्किल आपको मिल सके और आप जो है ऐसे उद्योगों में जो है वो अपनी स्किल का उपयोग करके जो है अपनी जो है वो मजदूरी, अपना जो पेट है वो भर सके। तो कौशल विकास के लिए चल रही कई योजनाओं को इसमें एकीकृत और सरलीकृत किया जाएगा। उद्योगों और बाजारों की ज़रूरतों के अनुसार इन संस्थाओं में पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से स्किलफुल बनाया जा सके कि आगे अगर कोई भी किसी भी तरीके की परिस्थिति आती है तो अपने स्किल के अनुसार जो है वो मजदूर कमा कर खा सके, उसे किसी भी तरीके की परेशानी जो है भविष्य में ना हो। इसके अलावा इसकी गुणवत्ता पर कुल ध्यान दिया जाना चाहिए और नियमित निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य जो है वो रखा गया है कि गुणवत्तापूर्ण भी हो चीज़ें और नियमित भी जो है इसका सुपरविजन होता रहे जिससे कि जो है एक बेहतर कुशल श्रमिक हमें मिल सके और उद्योगों की समस्याएं भी हल हो सके क्योंकि उन्हें कुशल श्रमिक मिल रहा है और श्रमिकों की समस्या यानी दोनों तरफ से लाभ है, श्रमिकों की तरफ से भी लाभ है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यानी लेबर की तरफ से भी लाभ है, इसके साथ साथ जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, उद्योग हैं, उनके लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी क्या है, लाभ है यहाँ पर कि दोनों की जो समस्याएं यहाँ पर समाधान होती हुई दिख रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो करंट अफेयर्स से, राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट हैं, वो आपको वीकली शेड्यूल में हम लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।